जगह है बिहार का जहानाबाद। 8-10 साल का एक बालक घर के आंगन में बैठकर कुछ गुत्थियों को मन ही मन सुलझा रहा होता है, लेकिन जब उसे कुछ स्पष्ट जवाब नहीं सूझता है तो यह तय करता है कि अगले दिन स्कूल के टीचर के सामने अपनी जिज्ञासा को रखेगा। जब अगले दिन सुबह बालक स्कूल पहुंचता है तो मास्टर साहब के सामने अपने सवालों को रखता है। मास्टर साहब उसकी जिज्ञासा को शांत करने की बजाय उसे थप्पड़ जड़ देते हैं और चेतावनी देते हैं कि पिछड़ी जाति से होकर तुम इस प्रकार के सवाल करोगे। दरअसल मास्टर साहब उसी वर्चस्ववादी समाज से थे जो आज इटावा में एक कथावाचक की चुटिया इसलिए काट दी क्योंकि वो पिछड़ी जाति से आते थे। एक पिछड़ी समाज की कथावाचक को यह कहकर अपमानित किया जाता है कि अगर तुम्हें कथा कहनी है तो किसी ब्राह्मण लड़के के साथ शादी कर लो। ये मास्टर साहब भी उसी समाज से थे जो एक पिछड़ी जाति के बालक के सवाल को सहन नहीं कर पाए और उसे बेवजह थप्पड़ मार दिया। मास्टर साहब का थप्पड़ बालक के जेहन में बैठ गया। वो सोचता रहा कि ये तो उसके साथ अन्याय हुआ है। सवालों के जवाब की बजाय उसे थप्पड़ मारा जा रहा है। बालक का संघर्ष अपने सहपाठी सवर्ण समाज के बच्चों के साथ भी चलता रहता था, क्योंकि जब ये बालक अच्छे कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचता तो सवर्ण समाज के बच्चे उसके कपड़ों पर कीचड़ और धूल फेंककर गंदा कर देते थे। लेकिन बालक स्कूल जाना नहीं छोड़ा। एक दिन मास्टर साहब स्कूल में कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भरने लगे तो उस बालक को अचानक वो थप्पड़ याद आ गया जो बिना वजह उसे मारा गया था। बालक बच्चों के बीच से झट से उठा और सो रहे मास्टर साहब के गाल में जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मास्टर साहब जब तक उसे पकड़ने की कोशिश करते तब तक वो क्लास से भाग निकला। मामला स्कूल के प्रिंसिपल तक पहुंचा। अगले दिन बच्चे के पिता को बुलाया गया। पिता प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़े क्षमा मांग रहे थे। तभी बगल में खड़ा बच्चा निडर भाव से बोल उठा कि गलती के लिए सबको बराबर सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो छात्र हो या शिक्षक। वो क्रांतिकारी बालक कोई और नहीं बल्कि बिहार के लेनिन कहे जाने वाले घोर समाजवादी नेता बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा थे। आज इटावा कथावाचक कांड के बाद बाबू जगदेव प्रसाद याद आ रहे हैं कि कैसे उन्होंने सामंतवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक आवाज उठाई जिसकी कीमत उन्हें जान गंवाकर चुकानी पड़ी। जिस पुलिस अधिकारी ने उन्हें गोली मारी और जिस पर हत्या कराने का आरोप लगा, दोनों उसी समाज से थे जिस समाज से इटावा कांड के आरोपी हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। चर्चा में आज कहानी बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद की कि कैसे वो देश में सामाजिक न्याय के प्रतीक बने, जिनका अनुसरण आगे चलकर मुलायम, मायावती, शरद और लालू यादव ने किया। आज जब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव किसी मंच से ये कहते सुने जाते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये आवाज बाबू जगदेव प्रसाद की ही होती है। वो ये आवाज 50 साल पहले ही उठा चुके थे। अगर तब इन बातों को देश के नेता गंभीरता से लिए होते तो भारत की तस्वीर आज कुछ और होती। एक दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका नहीं जाता और एक पिछड़े को कथा कहने के लिए अपमानित नहीं होना पड़ता। जगदेव बाबू का स्वभाव बचपन में ही असमानता के खिलाफ एक योद्धा की तरह रहा है। उनका जन्म 2 फरवरी 1922 को जहानाबाद के कुरहारी गांव में हुआ था। अधिकतर जमींदार ऊंची जातियों के लोग हुआ करते थे। ऐसी ही व्यवस्था जगदेव प्रसाद के गांव कुरहारी में भी थी। जमींदार उनके बगल के गांव पंडुई के रहने वाले थे और रामाश्रय प्रसाद सिंह के पूर्वज थे। बाद के दिनों में यही रामाश्रय प्रसाद सिंह जगदेव प्रसाद के राजनीतिक विरोधी बन गए और जब 5 सितंबर 1974 को बाबू जगदेव की गोली मारकर हत्या की गई तब रामाश्रय प्रसाद के ऊपर ही उनकी हत्या का आरोप लगाया गया। शुरू में रामाश्रय प्रसाद सिंह कांग्रेसी थे, लेकिन बाद में वो नीतीश कुमार की पार्टी में जनता दल में शामिल हो गए और 2005 से 2010 के दौरान बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। आगे हम उनकी मौत के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बाबू जगदेव प्रसाद के बगल के गांव कुंडई के जमींदारों ने अंग्रेजों की 3 कठिया प्रथा की तरह ही 5 कठिया प्रथा को स्थापित किया था। दोनों में अंतर यह था कि अंग्रेज किसानों को 3 कठिया प्रथा के तहत 1 बीघे में 3 कट्ठे में नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करते थे, लेकिन पुंडई के जमींदार किसानों को प्रति बीघा 5 कट्ठे में अपने हाथियों के वास्ते फसल उगाने को मजबूर करते थे। होता यह था कि किसान खेत जोतता, बीज लगाता, सिंचाई करता और जब फसल पककर तैयार हो जाती तब जमींदार के कारिंदे 5 कट्ठे की फसल काटकर जबरदस्ती ले जाते। इसे हाथियों का चरागाह भी कहा जाता था।
वैसे जमींदारों के हाथी चरते कम थे, फसल की बर्बादी अधिक करते थे, लेकिन जगदेव प्रसाद इस प्रथा के खिलाफ खड़े हो गए। उन्हें यह कतई मंजूर नहीं था कि किसान श्रम करे और जमींदार उनकी फसल लूट कर ले जाए। उन्होंने अपने उम्र के साथियों को गोलबंद किया। जब जमींदार का महावत हाथी लेकर फसल चराने के लिए उनके गांव पहुंचा तो उनके नेतृत्व में किशोरों ने हाथी को मार पीट कर खदेड़ दिया और महावत को चेतावनी दी कि अगर फिर कभी इस गांव में आए तो तुमको भी पीटेंगे। जमींदार तब परिस्थितियों को भाप गए और पीछे हट गए। जमींदारों के खिलाफ संघर्ष में जगदेव प्रसाद की यह पहली जीत थी। उस वक्त वे हाई स्कूल के छात्र थे। 1946 में उन्होंने प्रथम श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। एक गरीब किसान परिवार के लड़के के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस खुशी में पिता ने एक सहभोज आयोजित करने का फैसला लिया, लेकिन बीमारी के कारण उनका आकस्मिक निधन हो गया। पिता की मौत से उनके परिवार पर भारी विपत्ति आ पड़ी। वो मर्माहत हो उठे, क्योंकि उनके पिता जब बीमार पड़े तो माँ देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने गुहार लगाती। उन्हें विश्वास था कि भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन कुछ भी सही नहीं हुआ। इसी घटना के बाद देवी देवताओं के प्रति उनके मन से आस्था निकल गई। उन्होंने अपने घर से देवी देवताओं की मूर्तियों और तस्वीरों को अपने पिता की चिता के साथ ही जला दिया। उन्होंने अपने पिता की मौत पर ब्रह्मभोज का आयोजन नहीं किया, बल्कि उनकी स्मृति में शोक सभा और सहभोज का आयोजन किया। ये उस समय उस पूरे इलाके के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए उन्हें अपने परिजनों का विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन वे दृढ़ प्रतिज्ञ बने रहे। पिता के निधन के बाद गरीबी से जूझते हुए 1952 में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की और उसी साल वे डिप्टी कलेक्टर की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए। लेकिन पिछड़ी जाति का होने के कारण साक्षात्कार में उन्हें अपमानित किया गया। फिर उन्होंने सचिवालय में नौकरी की, लेकिन ईमानदार और स्वाभिमानी जगदेव प्रसाद उच्च अधिकारियों के भ्रष्टाचार में सहभागी नहीं बने और नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नौकरी से इस्तीफा देने के बाद वो एक बार गया जिले के परैया ब्लॉक पहुंचे। वहां पर वे कुछ दिन रुके और इलाके का भ्रमण किया। उन्होंने देखा कि इलाके में दलितों की बड़ी आबादी है और गरीबी के कारण उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। पिछड़ी जात के गरीबों के बच्चे भी बाहर जाकर पढ़ने में सक्षम नहीं थे। उस इलाके में एक भी हाई स्कूल नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि इस इलाके में हाई स्कूल की स्थापना करेंगे और शिक्षा की ज्योति जलाएंगे। इलाके के प्रबुद्धजनों और समाज सेवियों के सहयोग से टेकारी महाराज की कचहरी खरीद ली गई और उसी में स्कूल का संचालन शुरू हुआ। उनके प्रस्ताव पर स्कूल का नामकरण मानवतावादी और विश्व शांति के अग्रदूत सम्राट अशोक के नाम पर अशोक उच्च विद्यालय परैया किया गया। जगदेव बाबू को स्कूल संचालन और प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने गांव-गांव का दौरा किया और शिक्षा के प्रति लोगों को जागृत किया। उन्हीं दिनों उन्होंने डोला प्रथा के खिलाफ लोगों को एकजुट करना शुरू किया। इस डोला प्रथा के तहत पिछड़ी और दलित जाति की नवविवाहिता को अपनी पहली रात इलाके के जमींदार के साथ गुजारनी पड़ती थी। उसके बाद वो अपने ससुराल जाती थी। इस समस्या से भी पिछड़ों और दलितों को उन्होंने आज़ादी दिलाई। बाबू जगदेव प्रसाद स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा वो सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया और राजनीति की तरफ प्रेरित होने लगे। इसी बीच वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए और पार्टी के मुखपत्र जनता का संपादन भी किया। एक संजीदा पत्रकार की हैसियत से उन्होंने दलित, पिछड़ों, शोषितों की समस्याओं के बारे में खूब लिखा और उनके समाधान के बारे में अपनी कलम चलाई। 1955 में हैदराबाद जाकर इंग्लिश वीकली, सिटीजन और हिंदी साप्ताहिक उदय का संपादन किया। उनके क्रांतिकारी और ओजस्वी विचारों से पत्र पत्रिकाओं का सर्कुलेशन लाखों की संख्या में पहुंच गया। उन्हें धमकियों का भी सामना करना पड़ा। प्रकाशक से भी मनमुटाव हुआ, लेकिन जगदेव बाबू ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वे संपादक पद से त्यागपत्र देकर पटना वापस लौट आए। बिहार में उस समय समाजवादी आंदोलन की बयार थी, लेकिन जेपी और लोहिया के बीच सैद्धांतिक मतभेद था। जब जेपी ने राम मनोहर लोहिया का साथ छोड़ दिया, तब बिहार में जगदेव बाबू ने लोहिया का साथ दिया। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया और समाजवादी विचारधारा का देशीकरण करके इसको घर घर तक पहुंचाया। 1957 में आज़ाद भारत का जब दूसरा संसदीय चुनाव हुआ तो जगदेव बाबू पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से विक्रमगंज से चुनाव मैदान में उतरे। हालांकि इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वे 1962 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुर्था से खड़े हुए। इस चुनाव में भी वे पराजित हुए, लेकिन 1967 के अगले बिहार विधानसभा चुनाव में इसी सीट से संयुक्त समाजवादी दल यानी कि संसोपा के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की। इस चुनाव में संसोपा 69 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी।
सरकार भी बनाई और महामाया प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन वे सामंतों के हित में काम करने लगे। इससे नाराज होकर वे संसोपा से अलग हो गए। इसी साल 25 दिसंबर 1967 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, नाम रखा शोषित दल। उस दिन उन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया जो आज भी बहुजन लड़ाकों को प्रेरित करता है। उन्होंने कहा था कि जिस लड़ाई की बुनियाद आज मैं डाल रहा हूं वो लंबी और कठिन होगी। चूंकि मैं एक क्रांतिकारी पार्टी का निर्माण कर रहा हूं, इसलिए इसमें आने और जाने वाले की कमी नहीं होगी, परंतु इसकी विचारधारा रुकेगी नहीं। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी ही होगी। कुछ दिनों बाद जब महामाया प्रसाद की सरकार गिरी, तब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के नेतृत्व में नई सरकार बनी और इस सरकार में उन्हें सिंचाई और बिजली विभाग मिला। यह सरकार भी बहुत लंबी नहीं चल सकी। 1969 में मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें इनकी पार्टी शोषित दल को सिर्फ 6 सीटें मिली। किसी दल को बहुमत नहीं मिला था, इसलिए कांग्रेस शोषित दल से मिलकर सरकार बनाई। मुख्यमंत्री बने सरदार हरिहर सिंह। जगदेव बाबू भी मंत्रिमंडल में शामिल थे, लेकिन ये सरकार भी महज 3 महीने में गिर गई। फिर बिहार में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जिसमें दरोगा प्रसाद राय मुख्यमंत्री बने और जगदेव बाबू को फिर से सिंचाई, बिजली और योजना मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में जगह मिली। इसी कार्यकाल में 2 अप्रैल 1970 को जगदेव बाबू ने बिहार विधानसभा में ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने शोषितों, दलितों के लिए 90% हिस्सेदारी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय, स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रशासन के लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में कम से कम 90% जगह शोषितों के लिए सुरक्षित कर दी जाए। उन्होंने सदन में खड़ा होकर कहा था कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इसी 90 की बात कर रहे हैं जो बाबू जगदेव प्रसाद 50 साल पहले कर रहे थे। 1972 में जब बिहार विधानसभा का आम चुनाव हुआ तो अपने उसी कुर्था विधानसभा क्षेत्र से जगदेव बाबू चुनाव लड़े और हार गए। ये उनका आखिरी चुनाव था। इसी साल 7 अगस्त 1972 को जगदेव बाबू ने अपनी पार्टी शोषित दल का विलय उत्तर प्रदेश के राम स्वरूप वर्मा की पार्टी समाज दल में कर एक नई पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा गया शोषित समाज दल। इसके महज 2 साल बाद ही 5 सितंबर 1974 को जहानाबाद में कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर रहे सत्याग्रह के दौरान कथित ऊंची जाति के एक प्रशासनिक अधिकारी ने जगदेव बाबू को गोली मारकर हत्या कर दी। इस तरह से एक विचारक, सामाजिक न्याय के पुरोधा का अंत हुआ, लेकिन उसके विचार आज भी पिछड़े, दलित, शोषित और वंचितों के लिए प्रेरणा है। चर्चा में ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।